मैंने आपको और सेर्गेई इवानोविच को लिखा था कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और जानना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें, आपको क्या चाहिए? लेविन ने जिस रूप में उसकी कल्पना की थी, वह बिल्कुल वैसा नहीं था। उसके स्वभाव का सबसे बुरा और भयानक लक्षण, जो उसके साथ मिलना जुलना इतना कठिन बना देता था, लेविन ने तब भुला दिया था, जब उसने उसके बारे में सोचा था। किंतु अब, जब उसने उसका चेहरा और विशेषतः ऐंठन के साथ सिर को हिलाते देखा, तो उसे ये सब कुछ याद आ गया। मुझे किसी काम के लिए तुमसे नहीं मिलना है, लेविन ने कातरता से उत्तर दिया। मैं तो ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया। भाई की कातरता ने स्पष्टतः निकोलाई को नर्म कर दिया। उसने होठों को सिकोड़ा। ओह, तुम ऐसे ही आए हो, वह बोला। तो भीतर आ जाओ, बैठो। खाना खाओगे? माशा, 3 लोगों के लिए खाना ले आओ। नहीं, रुको, जानते हो, ये कौन है? देहाती कोट पहने महानुभाव की ओर संकेत करते हुए उसने भाई से पूछा। ये किएव के वक्त से ही मेरे दोस्त, श्रीमान क्रीत्स्की हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। जाहिर है कि पुलिस इन्हें तंग करती है, क्योंकि ये नीच नहीं हैं। और उसने अपनी आदत के मुताबिक कमरे में उपस्थित सभी लोगों पर दृष्टि डाली। ये देखकर कि दरवाजे के पास खड़ी नारी ने जाने के लिए कदम बढ़ाया है, उसने उसे आवाज दी, रुको, मैं कह चुका हूं न। और बातचीत के पहले जैसे अटपटे और भद्दे ढंग से, जिससे लेविन इतनी अच्छी तरह परिचित था, फिर सभी पर नजर डालकर वह भाई को क्रीत्स्की की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे क्रीत्स्की को गरीब विद्यार्थियों की मदद करने का संगठन बनाने और रविवारीय विद्यालयों का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, कैसे इसके बाद वह जन विद्यालय में अध्यापक बना और वहां से उसकी छुट्टी कर दी गई तथा इसके बाद किसी न किसी चीज के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। आप किएव विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे हैं? लेविन ने अटपटी खामोशी को तोड़ने के लिए पूछा। हाँ, किएव विश्वविद्यालय में, क्रीत्स्की ने नाक भौं सिकोड़कर झल्लाहट के साथ उत्तर दिया। और यह औरत, निकोलाई ने क्रीत्स्की को टोकते और नारी की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी जीवन मित्र मारिया निकोलाएवना है। मैं इसे चकले से लाया हूँ, उसने ये कहते हुए गर्दन को झटका दिया। लेकिन इसे प्यार और इसका आदर करता हूँ और जो कोई भी मुझसे वास्ता रखना चाहता है, आवाज को ऊंची करते और त्योरी चढ़ाते हुए उसने इतना और जोर दिया, उससे इसे प्यार तथा इसका आदर करने का अनुरोध करता हूँ। वह मेरी बीवी जैसी ही है, बिल्कुल वैसी है। तो अब तुम जानते हो कि किसके साथ तुम्हारा वास्ता है। और अगर तुम ये समझते हो कि इससे तुम्हारी हेठी होती है, तो तुम्हारा भला करे खुदा और जाओ अपनी राह। फिर से उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से सबकी ओर देखा। मेरी किस लिए हेठी होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो माशा, खाना लाने को कह 2-3 आदमियों के लिए, वोडका और शराब भी। नहीं, रुको, नहीं, जाओ। अन्ना करेनीना, अध्याय 25 भाग 1। देखो ना, निकोलाई लेविन ने यत्नपूर्वक माथे पर बल डालकर और गर्दन को झटका देते हुए कहा। संभवतः उसके लिए ये समझ पाना कठिन हो रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। देखो न, उसने कमरे के कोने में रखी हुई रस्सियों से बंधी लोहे की छड़ों की ओर संकेत किया। देख रहे हो न उन्हें? यह नया धंधा है, जिसे हम शुरू कर रहे हैं। एक उत्पादन संघ। लेविन भाई की बात लगभग नहीं सुन रहा था। वो उसके तपेदिक से ग्रस्त चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसे उस पर अधिकाधिक दया आ रही थी और भाई उत्पादन संघ के बारे में जो कुछ कह रहा था, वो उसे सुनने के लिए अपने को किसी तरह भी विवश नहीं कर पा रहा था। वो समझ रहा था कि यह उत्पादन संघ अपने प्रति तिरस्कार भावना से बचने का ही एक साधन है। निकोलाई कहता गया, तुम्हें मालूम है कि पूंजी कामगार को कुचलती है। हमारे यहाँ कामगार और किसान श्रम का सारा बोझ सहन करते हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, अपनी जानवरों जैसी हालत से मुक्ति नहीं पा सकते। उत्पादन से जितना नफा होता है, जिससे वे अपनी हालत सुधार सकते हैं, उन्हें कुछ फुर्सत मिल सकती है और इसके परिणामस्वरूप वे शिक्षा पा सकते हैं, वह सारा नफा उनसे पूंजीपति छीन लेते हैं। इस तरह हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बन गया है कि वे जितनी अधिक मेहनत करेंगे, व्यापारी और भूमिपति उतने ही अधिक धनी होते जाएंगे और वे हमेशा काम करने वाले जानवर बने रहेंगे। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए,
उसने अपनी बात खत्म करते हुए भाई की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। हाँ, सो तो जाहिर ही है, लेविन ने भाई के गालों की बड़ी हड्डियों के नीचे उभर आने वाले लाली की तरफ देखते हुए कहा। और हम धातुकर्म का धंधा शुरू कर रहे हैं, जहां सारा उत्पादन और मुनाफा और सबसे बढ़कर यह कि उत्पादन के उपकरण सभी कुछ साझा होगा। यह उत्पादन संघ होगा किस जगह? लेविन ने पूछा। काजान गुबनिया के वोजद्रेन गांव में। गांव में किस लिए? मुझे लगता है कि गांव में तो वैसे ही बहुत काम है। गांव में धातुकर्म के संघ की क्या जरूरत है? इसलिए कि किसान आज भी पहले जैसे ही दास हैं और उन्हें इस दासता से मुक्ति दिलाने की कोशिश ही तुम्हें और सेर्गेई इवानोविच को अच्छी नहीं लगती, निकोलाई लेविन ने भाई की आपत्ति से चिढ़कर कहा। लेविन ने गहरी सांस ली और इसी वक्त अंधेरे और गंदे कमरे में नजर दौड़ाई। इस उच्छ्वास ने निकोलाई को मानो और अधिक चिढ़ा दिया। तुम्हारे और सेर्गेई इवानोविच के रईसों वाले ऐतराज़ों को जानता हूँ मैं। जानता हूँ कि वह इस वक्त कायम बुराई की सफाई पेश करने के लिए ही अपने दिमाग का पूरा जोर लगाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, और फिर तुम सेर्गेई इवानोविच की किस लिए चर्चा कर रहे हो? लेविन ने मुस्कुराते हुए कहा। सेर्गेई इवानोविच की, इसलिए कर रहा हूँ उसकी चर्चा। सेर्गेई इवानोविच का नाम आने पर निकोलाई लेविन अचानक चिल्ला उठा। इसलिए कर रहा हूँ उसकी चर्चा। लेकिन क्या तुक है ये बताने में? तुम इतना बताओ, किस लिए आए हो तुम मेरे पास? तुम्हें ये सब कुछ घटिया लगता है? बहुत अच्छी बात है, तो जाओ भगवान के लिए। वो कुर्सी से उठते हुए चिल्ला पड़ा। तो जाओ, जाओ, मुझे ये जरा भी घटिया नहीं लगता, लेविन ने कातरता से कहा। मैं तो इसका खंडन भी नहीं कर रहा हूँ। इसी वक्त मारिया निकोलाएवना कमरे में वापस आ गई। निकोलाई लेविन ने झल्लाकर उसकी तरफ देखा। वह जल्दी से उसके पास गई और कुछ फुसफुसाए। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, निकोलाई लेविन ने शांत होते और हाँफते हुए कहा। और फिर तुम मुझसे सेर्गेई इवानोविच और उसके इस लेख की बात करते हो। वह लेख तो एकदम बकवास, बड़ा झूठ और खुद अपनी आंखों में धूल झोंकने वाला मामला है। जो आदमी खुद न्याय को नहीं जानता, वो उसके बारे में लिख ही क्या सकता है? आपने उसका लेख पढ़ा है? उसने फिर से मेज के पास बैठते और जगह बनाने के लिए उस पर फैली आधी खाली सिगरेटों को परे हटाते हुए क्रीत्स्की से पूछा। मैंने नहीं पढ़ा, क्रीत्स्की ने उदासी से जवाब दिया, जो स्पष्टतः इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। भला क्यों? निकोलाई लेविन ने झुंझलाते हुए अब क्रीत्स्की से पूछा। इसलिए कि उस पर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं समझता। ये भी खूब रही, आपको कैसे मालूम है कि आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे? बहुतों के लिए तो ये लेख उनकी पहुंच के बाहर है, यानी उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी बात दूसरी है। मैं तो उसके विचारों को आर पार देख सकता हूँ और जानता हूँ कि यह लेख क्यों कमजोर है। सभी खामोश हो गए। कीत्स्की धीरे से उठा और उसने अपनी टोपी ले ली। खाना नहीं खाएंगे? अच्छी बात है, जाए। कल फिटा को साथ लेकर आ जाएगा। क्रीत्स्की के बाहर निकलते ही निकोलाई लेविन मुस्कुराया और आंख मारकर बोला, ये भी किसी काम का नहीं है। मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्रीत्स्की ने इसी वक्त उसे दरवाजे पर से आवाज दी। और किस चीज की जरूरत है आपको? निकोलाई लेविन ने कहा और बाहर बरामदे में चला गया। मारिया निकोलाएवना के साथ अकेला रह जाने पर लेविन ने पूछा, क्या बहुत अरसे से हैं आप मेरे भाई के साथ? 2 साल चल रहा है। उनकी सेहत बहुत खराब हो गई है। ये बहुत ज्यादा पीते हैं, उसने कहा। क्या मतलब? का पीते हैं और वो उनके लिए बुरी है? बहुत पीते हैं क्या? लेविन फुसफुसाया। हाँ, घबराहट से दरवाजे की ओर देखते हुए, जहां निकोलाई लेविन की झलक मिल रही थी, उसने कहा। किस बात की चर्चा कर रहे थे तुम? निकोलाई लेविन ने नाक भौं सिकुड़ते और डरी सी आंखें एक के बाद दूसरे की तरफ घुमाते हुए पूछा। किस बात की? किसी भी बात की नहीं, कॉन्स्टेंटीन ने परेशान होते हुए जवाब दिया। नहीं बताना चाहते तो न बताओ। तुम्हारा इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। यह बाजारी औरत है और तुम राइस हो, उसने गर्दन को झटका देते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम सब कुछ समझ गए, तुमने सब कुछ जांच परख लिया है और मेरी भूलों भटकावों के लिए तुम्हें अफसोस हो रहा है,
अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए निकोलाई लेविन ने फिर से कहना शुरू किया। निकोलाई झीत्रिएविच, मारिया निकोलाएवना फिर से उसके निकट होते हुए फुसफुसाए। अच्छी बात है। खाने का क्या हुआ? लो, वह आ गया लेकर। उसने टेलिए हई नौकर को आते देखकर कहा, इधर रख दो। उसने झुंझलाहट से कहा और तुरंत वोडका का एक जाम ढालकर बेसब्री से पी गया। चाहते हो पीना? इसी क्षण कुछ रंग में आते हुए उसने भाई से कहा। बस, काफी चर्चा हो चुकी सेर्गेई इवानोविच की। तुमसे मिलकर तो मुझे खुशी हुई है। कुछ भी क्यों न हो, फिर भी हम पराये नहीं हैं। लो, पियो। बताओ, तुम क्या करते हो? बेसब्री से रोटी का टुकड़ा चबाते और दूसरा जाम भरते हुए वह कहता गया। कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी? पहले की तरह अब भी गांव में अकेला रहता हूँ, खेतीबाड़ी की देखभाल करता हूँ। भाई जिस बेसब्री से खा पी रहा था, स्तब्ध होकर उसे देखते तथा अपनी दृष्टि को छिपाने की कोशिश करते हुए कॉन्स्टेंटीन ने जवाब दिया। तुम शादी क्यों नहीं करते? ऐसा मौका ही नहीं बना, कॉन्स्टेंटीन ने शर्म से लाल होते हुए जवाब दिया। भला क्यों? मेरा तो किस्सा तमाम हो चुका है। मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं पहले कह चुका हूँ और अब फिर कहूँगा कि अगर मुझे उस वक्त मेरा हिस्सा मिल जाता, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो मेरी सारी जिंदगी ही दूसरी होती। लेविन ने झटपट बातचीत बदली। तुम्हें मालूम है या नहीं कि तुम्हारा वान्या मेरे पोक्रोस्कोए गांव में मुनीम का काम करता है? उसने कहा। निकोलाई ने गर्दन को झटका दिया और विचारों में डूब गया। हाँ, तुम मुझे बताओ कि पोक्रोस्कोए में क्या हो रहा है? घर अभी भी खड़ा है, भोजव वृक्ष भी हैं और हमारा पढ़ाई का कमरा भी। क्या माली फिलिप भी जिंदा है? कितनी अच्छी तरह याद है मुझे कुंज और सोफा। देखो, घर में कोई तब्दीली नहीं करना, लेकिन जल्दी से शादी कर लो और पहले की तरह ही रहने लगो। अगर तुम्हारी बीवी अच्छी होगी, तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो तुम अभी मेरे पास आ जाओ, लेविन ने कहा। कितने अच्छे ढंग से हम तुम रहेंगे। अगर मैं ये जानता कि सेर्गेई इवानोविच से वहाँ मेरी मुलाकात नहीं होगी, तो तुम्हारे पास आ गया होता। तुम्हारी उससे वहाँ मुलाकात नहीं होगी। मैं उससे पूरी तरह स्वतंत्र जीवन बिताता हूँ। हाँ, लेकिन तुम चाहे कुछ भी क्यों न कहो, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। भीरुता से भाई की आंखों में झांकते हुए उसने कहा। उसकी इस भीरुता ने कॉन्स्टेंटीन के हृदय को छू लिया। अगर इस मामले में तुम ईमानदारी से मेरी राय जानना चाहते हो, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि सेर्गेई इवानोविच के साथ तुम्हारे झगड़े में मैं न तुम्हारा और न उसका पक्ष लेता हूँ। तुम दोनों ही गलत हो। तुम बाहरी तौर पर अधिक गलत हो और वह भीतरी तौर पर। तो तुम ये समझ गए। निकोलाई खुशी से चिल्ला उठा। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो, तो सुनो कि व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा वजन देता हूँ, क्योंकि क्यों? कॉन्स्टेंटीन यह नहीं कह सका कि वो इसलिए इस दोस्ती को ज्यादा वजन देता है कि निकोलाई किस्मत का मारा हुआ है और उसे इस दोस्ती की जरूरत है। लेकिन निकोलाई समझ गया कि भाई यही कहना चाहता था और नाक भौं सिकुड़कर फिर से वोडका ढालने लगा। बस, काफी पी चुके, निकोलाई झीत्रिएविच। मारिया निकोलाएवना ने अपना गुदगुदा सा हाथ सुराही की ओर बढ़ाते हुए कहा। हाथ हटा लो, परेशान नहीं करो, पीट डालूंगा। वह चिल्ला उठा। मारिया निकोलाएवना खुशमिजाजी से तनिक मुस्कुराई, जिससे निकोलाई भी मुस्कुरा दिया और उसने उसके हाथ से काकी सुराही ले ली। तुम क्या सोचते हो कि यह कुछ नहीं समझती? निकोलाई ने कहा। यह इन चीज़ों को हम सबसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझती है। सच है न कि इसमें कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। आप मास्को में पहले कभी नहीं आई। कॉन्स्टेंटीन ने कहने के लिए ही कहा। तुम इसे आप नहीं कहो। वो इससे डरती है। इसे न्यायाधीश के अलावा, जिसने इस पर उस समय मुकदमा चलाया था, जब वह चकला छोड़ना चाहती थी, कभी किसी ने आप नहीं कहा। हे भगवान, कितना बेतुकापन है इस दुनिया में। निकोलाई लेविन अचानक चिल्ला उठा। ये नई संस्थाएं, ये न्यायाधीश, जिम्सत्व परिषदें, ये सब कुछ क्या बकवास है। और उसने नई संस्थाओं के साथ अपने टकरावों का जिक्र करना शुरू किया।
कॉन्स्टेंटिन लेविन उसकी बातें सुन रहा था और सभी सामाजिक संस्थाओं के बेतुकेपन के जिस विचार का वह स्वयं समर्थक था और अक्सर उसे व्यक्त करता था, अब भाई के मुंह से वही कुछ सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उस दुनिया में समझ पाएंगे हम ये सब कुछ, कॉन्स्टेंटिन ने मजाक करते हुए कहा। उस दुनिया में? ओह, वो दुनिया मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? भाई के चेहरे पर डरी सहमी और वहशत भरी नजरों को टिकाए हुए उसने कहा। बेशक ऐसा प्रतीत होता है कि सभी तरह के घटियापन, अपने और पराये गड़बड़ झाले से बच जाना अच्छा होगा, लेकिन मैं मौत से डरता हूँ, बेहद डरता हूँ मौत से। वह कांप उठा। कुछ पियो न। शैंपेन पीना पसंद करोगे? या फिर आओ, कहीं बाहर चलें। बंजारों के यहाँ चलें। जानते हो, बंजारे और रूसी लोकगीत मुझे बेहद पसंद हैं। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी और वह एक विषय से दूसरे विषय पर छलांगे लगाने लगा। मारिया निकोलाएवना की मदद से कॉन्स्टेंटिन ने उसे कहीं भी न जाने के लिए मनाया और पूरी तरह से नशे में धुत बिस्तर पर लिटा दिया। मारिया निकोलाएवना ने लेविन से वादा किया कि ज़रूरत होने पर उसे पत्र लिखेगी और निकोलाई लेविन को भाई के पास जाकर रहने के लिए राजी करने की कोशिश करेगी। अन्ना करेनिना, अध्याय 26 भाग 1। कॉन्स्टेंटिन लेविन अगली सुबह को मास्को से रवाना हुआ और शाम होने तक घर पहुंच गया। रास्ते में रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे लोगों के साथ राजनीति और नए रेल मार्गों के बारे में उसकी बातचीत हुई और मास्को की भांति विचारों की गड़बड़, अपने प्रति खीज और लज्जा की अस्पष्ट भावना उस पर हावी हो गई। लेकिन जब वह अपने स्टेशन पर उतरा, कुर्ते के उठे हुए कॉलर वाले अपने काने कोचवान इग्नात को पहचाना। स्टेशन की खिड़कियों से छन रही मध्यम रोशनी में जब उसने कालीनवाली अपनी स्लेज और छल्लों तथा फुरने वाले सास तथा ढंग से बंधी पूंछों वाले घोड़े देखे और फिर सामान आदि रखकर चलने की तैयारी करते समय जब इग्नात ने उसे गांव की खबरें सुनाई, ठेकेदार के आने और पावा गाय के ब्याने के बारे में बताया, तो उसे लगा कि दिमागी उलझाव कुछ कुछ कम हो रहा है और अपने प्रति खीज तथा शर्म की भावना दूर होती जा रही है। ऐसा तो उसने इग्नात और घोड़ों को देखते ही महसूस किया, किंतु जब उसने अपने लिए लाया गया भेड़ की खाल का कोट पहन लिया, अपने को अच्छी तरह ढक ढकाकर स्लेज में बैठकर चल दिया तथा स्लेज में एक और को जुते दोन प्रदेश के तेज किंतु अब मरियल घोड़े को देखते हुए, जो कभी उसकी सवारी का घोड़ा होता था, जब वो ये सोचने लगा कि गांव पहुंचते ही उसे क्या आदेश देने होंगे, तो उसके साथ जो कुछ बीती थी, उसे बिल्कुल दूसरे ही रूप में देखने लगा। उसने अपने व्यक्तित्व को अनुभव किया और यह कि वो किसी दूसरे जैसा नहीं होना चाहता था। वह जैसा पहले था, उससे बेहतर बनने को इच्छुक था। पहले तो इस दिन से उसने यह फैसला किया कि किसी ऐसे असाधारण सुख की आशा नहीं करेगा, जैसा कि उसे शादी से मिलना चाहिए और इसके नतीजे के तौर पर वर्तमान की अवहेलना नहीं करेगा। दूसरे, वो अपने को कभी भी तुच्छ वासनाओं का शिकार नहीं होने देगा, जिनकी याद आने से विवाह का प्रस्ताव करते समय उसे इतनी यातना अनुभव हुई थी। इसके बाद भाई निकोलाई का ध्यान आने पर उसने मन ही मन ये भी फैसला किया कि अब कभी उसे नहीं भूलेगा, लगातार उसकी खैर खबर लेता रहेगा, उससे संपर्क नहीं टूटने देगा और मुसीबत के वक्त उसकी मदद करने को तैयार रहेगा। वह महसूस कर रहा था कि उसकी मदद करने का वक्त बहुत जल्द ही आने वाला है। फिर उसे भाई के साथ कम्युनिज्म के बारे में हुई बातचीत याद आई, जिसकी ओर उस समय उसने खास ध्यान नहीं दिया था। उस बातचीत ने अब उसे सोचने को मजबूर कर दिया। आर्थिक परिस्थितियों को बदल देने की बात वह बेकार समझता था, किंतु आम जनता की गरीबी की तुलना में अपनी समृद्धि को वह हमेशा अन्यायपूर्ण अनुभव करता रहा था और इसलिए उसने अपने दिल में ये तय किया कि यद्यपि वह पहले भी बहुत काम करता था तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं बिताता था, फिर भी अपने को न्यायसंगत अनुभव करने के लिए अब पहले से भी ज्यादा काम और पहले से भी कम सुख सुविधाओं का उपभोग करेगा। उसे ये सब कुछ करना बहुत आसान लगा और मधुर कल्पनाओं में ही उसका सारा रास्ता गुजर गया। नई और बेहतर जीवन की उत्साहपूर्ण तथा सुखद भावनाएं हृदय में संजोए हुए वह रात के 8 बजने के बाद घर पहुंचा। लेविन की गृह प्रबंधिका की भूमिका निभाने वाली बूढ़ी आया अगाफ्या मिखाइलोना के कमरे की खिड़कियों से घर के सामने वाले अहाते में बर्फ पर रोशनी पड़ रही थी। वह अभी सोई नहीं थी। उसने कुजमा नौकर को जगाया, जो नींद में ऊँघता सा नंगे पांव ही बाहर भागा आया।
शिकारी कुतिया लास्का भी कुजमा को लगभग गिराते हुए उछलकर बाहर भागी। खुशी से कूकू करते हुए उसने लेविन के घुटनों से अपने को रगड़ा, उसकी छाती पर अपने अगले पंजे टिकाने की इच्छा रखते, किंतु हिम्मत न कर पाते हुए ऊपर को उछली। जल्द ही लौट आए मालिक, अगाफ्या मिखाइलोना ने कहा। घर की बेहद याद आने लगी थी अगाफ्या मिखाइलोना। जो सुख अपने चौबारे, वो न बलख न बुखारे, उसने जवाब दिया और अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। मोमबत्ती लाई गई और कमरा धीरे धीरे रोशन होने लगा। जानी पहचानी चीजें, हिरन के सींग, पुस्तकों से भरे ताक, वायु छिद सहित अंगीठी जिसकी अरसे से मरम्मत करवाने की जरूरत थी, पिता का सोफा, बड़ी मेज, मेज पर खुली हुई पुस्तक, टूटी हुई राखदानी और उसकी अपनी लिखावट वाली कापी। लेविन ने जब ये सब कुछ देखा तो घड़ी भर के लिए उसे नई जिंदगी को शुरू कर पाने की संभावना के बारे में संदेह हुआ, जिसकी वह रास्ते भर कल्पना करता रहा था। उसके जीवन के इन सभी चिन्हों ने मानो उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वे ये कहते प्रतीत हुए, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे और बदलोगे भी नहीं, बल्कि जैसे थे वैसे ही रहोगे। संदेहों से ग्रस्त, अपने प्रति हमेशा खींच महसूस करते हुए, सुधार की व्यर्थ कोशिश करते और पतित होते तथा सुख की निरंतर प्रतीक्षा करते हुए, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है और जिसे पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ऐसा कह रही थी उसकी चीजें, लेकिन उसकी आत्मा में कोई दूसरी आवाज ये कह रही थी कि अतीत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए और आदमी में सभी कुछ कर पाने की क्षमता है। इसी आवाज पर कान देते हुए वह उस कोने की तरफ बढ़ गया, जहां 16 सेर वजन के 2 डंबेल रखे हुए थे और अपने में ताजगी तथा स्फूर्ति लाने के लिए वह उनसे कसरत करने लगा। दरवाजे पर पैरों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से डंबेल नीचे रख दिए। कारिंदे ने भीतर आकर ये बताना शुरू किया कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अनाज सुखाने के नए भट्ठे में कोटू कुछ जल गया है। इस खबर से लेविन झल्ला उठा। अनाज सुखाने का नया भट्ठा उसने खुद बनवाया था और कुछ हद तक उसके अपने दिमाग की उपज था। कारिंदा हमेशा ही इस अनाज सुखाओ भट्ठे के खिलाफ रहा था और अब अपने ख्याल की जीत को बुरे ढंग से छिपाते हुए उसने ये घोषणा की कि कोटू जल गया। लेविन को इस बात का पक्का यकीन था कि अगर कोटू जल गया है तो सिर्फ इसलिए कि सतर्कता के वे उपाय नहीं किए गए होंगे जिनके बारे में वह सैकड़ों बार आदेश दे चुका था। उसे बहुत बुरा लगा और उसने कारिंदे को डांटा डपटा। लेकिन एक महत्वपूर्ण और बड़ी खुशी की बात भी हुई थी। सबसे बढ़िया, महंगी और पशुओं के मेले में खरीदी गई पावा नामक गाय ने बछड़ा जना था। कुजमा, भेड़ की खाल का मेरा कोट तो देना, और आप लालटेन लाने को बोल दीजिए, उसने कारिंदे से कहा। मैं जाकर उसे देखता हूँ। महंगी गों की पशुशाला घर के बिल्कुल ही पीछे थी। अहाते को लांघकर, जहां लिलक झाड़ियों के करीब बर्फ का ढेर था, वह पशुशाला तक पहुंच गया। जब उसने ठंड से अकड़ी हुए दरवाजे को खोला तो गोबर की गर्म भाप की गंध आई और लालटेन की रोशनी की अनभ्यस्त गोए हैरान होकर ताज़ा फूस पर हिली डुली। हॉलैंडी नस्ल की गाय की चौड़ी और मुलायम काली चितकबरी पीठ की झलक मिली। बेकूत सांड, जिसके होंठ में छल्ला था, लेटा हुआ था। उसने उठना चाहा, मगर फिर अपना इरादा बदल लिया और जब ये लोग उसके करीब से गुजरे तो उसने सिर्फ 2 बार सांस ही छोड़ी। बहुत ही सुंदर और दरियाई घोड़े की तरह विशालकाय पावा आने वालों की तरफ पुट्ठा करके अपने बछड़े को ओट में किए हुए सूंघ रही थी। लेविन ने बाड़े में जाकर पावा को गौर से देखा और लाल चितकबरे बछड़े को उसकी लंबी, लड़खड़ाती टांगों पर खड़ा किया। पावा घबराकर रंभाने को हुई, मगर जब लेविन ने बछड़े को उसकी तरफ बढ़ा दिया तो शांत हो गई और गहरी सांस लेकर उसे अपनी खुरदरी जबान से चाटने लगी। बछड़े ने थनों को ढूंढते हुए अपनी थूथनी मां के पेट के नीचे घुसेर दी और पूंछ हिलाई। हाँ, इधर रोशनी करो फ्योदोर, इधर लालटेन बढ़ाओ, लेविन ने बछड़े को ध्यान से देखते हुए कहा। मां पर गया है, रंग बाप का पाया है, बहुत ही सुंदर है, बड़े आकार का, चौड़े पुढ़े वाला, वसीली फ्योदोरोविच है न बढ़िया। लेविन ने बछड़े की खुशी के प्रभाव में कोटू की बात को पूरी तरह भूलकर कारिंदे से पूछा। बुरा क्यों होने लगा था? सिम्योन ठेकेदार आपके जाने के अगले दिन ही आ गया था। उसके साथ मामला तय करना होगा, कोंस्तांतीन झीत्रियेविच, कारिंदे ने कहा।
मैं तो मशीन के बारे में आपसे पहले ही कह चुका हूँ। एक इसी सवाल से अपने बड़े और जटिल धंधे की सारी तफसीलें लेविन के सामने उभर आईं और वह पशुशाला से सीधा अपने दफ्तर में गया, वहां कारिंदे तथा ठेकेदार के साथ बातचीत करके घर लौटा और ऊपर मेहमान खाने में चला गया। अन्ना करेनीना, अध्याय 27 भाग 1। मकान बड़ा और पुराना था और यद्यपि लेविन अकेला था, फिर भी सारे घर को गर्म करवाता था और उसने पूरे घर पर अधिकार जमा रखा था। वह जानता था कि यह मूर्खता है,